हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स। अपन स्टार्ट कर चुके थे चैप्टर नंबर 5 जो था अपने पास में लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन के बारे में। उसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ अपन ने पढ़ा था। तो उसके अंदर अपन ने फर्स्ट लॉ में अपन ने देखा था कि फर्स्ट लॉ अपने को फोर्स का डेफिनेशन देता है एंड उसका स्टेटमेंट अपन ने देखा था। सेकंड लॉ में अपन ने देखा था कि वो फोर्स का फॉर्मूला कैसे देता है, तो उसका स्टेटमेंट और उसका डेरिवेशन भी अपन ने देखा था, जिसके अंदर अपन ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन, वो आपको याद रखना है उसके साथ में ही, वो अपने लिए इम्पॉर्टेंट है। थर्ड लॉ था अपने पास में एक्शन रिएक्शन अपने पास में। तो उस चीज़ के साथ में मैंने एक्शन ऑफ फोर्स भी बताया था कि वो इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कैसे होता है, एंड उसी के साथ में ही अपन ने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी किए थे। अब आते हैं अपने पास में एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, ये वैसे पिछले वाले से ही रिलेटेड है, लेकिन मैं अभी आपको इस चीज़ लिए बता रहा हूँ कि प्रूव या डिराइव फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अपने को सेकंड लॉ से क्या करना है, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ बनाना है। ठीक है, तो देखो अपने पास में पता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बाय फर्स्ट लॉ एक्सटर्नल फोर्स अपने पास में क्या होता है, ज़ीरो, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो F बराबर अपने पास में ज़ीरो, देयर फोर M इंटू ए इज इक्वल टू भी क्या, ये ज़ीरो है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा ज़ीरो। एंड अपने को पता है सिंस मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, देयर फोर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ज़ीरो। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अपने पास में v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे अपन लिख देते हैं t भी क्या है ज़ीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे अपन करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा u, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। तो फर्स्ट लॉ में अपन ने यही बोला है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो उसी मोशन में ही, मतलब जिस इनिशियल वेलोसिटी से वो जा रही है उसी वेलोसिटी से वो फाइनल तक भी रहेगी। तो सेम वेलोसिटी हो गया, मतलब ये फर्स्ट लॉ हो गया। एंड अगर मान लो रेस्ट में भी तो इनिशियल भी जीरो फाइनल भी जीरो। एंड अगर मान लो 30 की स्पीड से जा रहा तो इनिशियल भी 30 तो फाइनल भी 30। तो ये मेरे पास में फर्स्ट लॉ का गया है, डेरिवेशन है बाय सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ में अपने पास में अपने को पता है एक्शन रिएक्शन होता है, मतलब एक एक्शन उधर हो रहा है तो रिएक्शन अपने पास में दूसरी साइड में हो जाता है। तो अपन ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अपन ने पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अपन ने क्या बोला है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है वो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो देखो ये इसको ऐसे करते हैं, u1 वाले को उधर लेके जाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं। ठीक है, या फिर इसी 1 को ऐसे इधर लेके आते हैं। तो m1 u1 माइनस m1 v1 और इसको लेके जाते हैं उधर। तो m2 v2 पहले से ही पड़ा है, ये वाला प्लस वाला उधर जाएगा तो m2 u2 ये मेरे पास में सॉल्व होके इधर आ जाएगा। अब अपन इसमें से कुछ माइनस माइनस कर लेते, देखो तो इसमें से माइनस कॉमन लेते थे, तो माइनस का m1 v1 माइनस का m1 u1। जैसे ही मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो इनके साइन भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और इसको है जैसे कि जैसे ही रखते हैं, m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइड बाय टाइम। अपन टाइम से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो माइनस का m1 v1 माइनस का m1 u1 अपॉन में t इज इक्वल टू m2 v2 माइनस का m2 u2 अपॉन में t। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये वाला फॉर्मूला अपने को पता है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, डी पी अपॉन डी टी इनिशियल, 1 है मतलब इनिशियल अपन ने लिया। और यहाँ पे अपन कर देते हैं, या फिर फर्स्ट बॉडी का अपन कर लेते हैं,
और वो वाला हो जाएगा अपने पास में dp/dt सेकेंड का। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, देखो ये माइनस में और वो प्लस में है, तो अपन यहाँ पे फिर से वापस इसको देख सकते हैं कि बाय सेकेंड लॉ F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt, मतलब फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, माइनस का F1 इज इक्वल टू माइनस का F2, मतलब एक जना एक इस डायरेक्शन में लग रहा है तो दूसरा जना दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है। तो इट शोज दैट every action has equal and opposite reaction। तो वही मेरे को शो कर देता है, क्यों, क्योंकि अपने एवरी एक्शन और रिएक्शन में क्या होता है, एक जना आगे जा रहा हो तो दूसरा जना पीछे जा रहा है, मतलब एक फोर्स आगे लग रहा है तो दूसरा फोर्स पीछे लग रहा है। तो वो इससे शो हो रहा है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अलग होएगी, फोर्स तो दोनों इक्वल ही होंगे लेकिन डायरेक्शन अलग होएगी, तो एक प्लस में और दूसरा माइनस में। तो इस तरीके से क्या है, ये क्वेश्चन आता है। अब ज़रूर नहीं है कि दोनों साथ में आए, कभी एक भी आ सकता है, कभी ये आए या दोनों साथ में भी आ सकते हैं। तो आपको दोनों का प्रॉपर याद होना चाहिए। बुक में थोड़ा सा कम लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने ज़्यादा लिखा है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। तो अब अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक है इम्पल्स। इम्पल्स का नॉर्मली मतलब होता है एक तरीके से झटका, ठीक है। अब झटका कैसे होता है, जैसे अपन ने किसी बॉल को फेंका तो क्रिकेट की बैट पे टच होके फिर वापस निकल गया, तो वो क्रिकेट की बैट पे कितने टाइम के लिए टच रही, तो वो अपने को पता है बहुत ही कम सेकंड्स के लिए, मतलब 1 सेकंड से भी बहुत कम टाइम के लिए वो उससे टच रहती है। तो जितने टाइम के लिए वो टच रहती है उसको उसमें वहाँ पे एक फोर्स लगता है। जैसे ही वहाँ पे टच हुआ तो जैसे जिस डायरेक्शन में ये अपने पास में बैट है तो यहाँ पे ये बॉल आएगा और वापस चला भी जाएगा। तो जितने टाइम के लिए ये यहाँ पे रहा और जितने टाइम में इस भाई साहब ने इसको फोर्स लगा के क्या है बाहर फेंका है, वही उसका क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए अगर कोई बॉडी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो वो उसका क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। तो इम्पल्स एक तरीके से क्या है, नॉर्मली अपन माना तो एक झटका ही है। जैसे अपन ने क्या नाम है वो हार्ट बीट वाला अपन ने देखा ही होएगा, तो हार्ट बीट में भी अपने पास में कुछ ऐसे करके जाता है फिर वापस ऐसे करके आता है। तो दिस इज़, ये जो ऊपर जा रहे हैं ये एक क्या है, इम्पल्स है। इम्पल्स मतलब एक तरीके से झटके जिसके अंदर अपना दिल धड़कता है। अब वो दिल धड़कने वाला टाइम कितना है, बहुत ही कम है। क्यों, क्योंकि अपने को पता है 1 मिनट में वो 72 टाइम्स धड़कता है। तो 1 सेकंड में 1 टाइम्स तो नहीं हुआ, 1 सेकंड में 1 से ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो वो वाला ही क्या होता है कि बहुत कम टाइम में वो जितनी बार धड़कता है वो उसका क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। तो उसी को इस ध्यान में रखते हुए अपने को क्या है, इम्पल्स को देखना है। तो इम्पल्स मतलब एक तरीके से क्या है, एवरेज फोर्स निकालना है। मतलब क्यों, क्योंकि उस टाइम में अपने पास में बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे। एवरेज फोर्स निकालना और उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किस से, टाइम से करना है। जैसे अगर मान लो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये F इंटू टी, अगर मान लो मेरे पास में कुछ भी ग्राफ आया, जैसे यही ग्राफ आ गया मेरे पास में, तो यहाँ पे मेरे पास में t इज इक्वल टू समथिंग होएगा। यहाँ पे मान लेते हैं t इज इक्वल टू 1 मान लिया, यहाँ पे t इज इक्वल टू 5 मान लिया। अब अपने पास में 4 सेकंड है, 4 सेकंड में बहुत बार अलग अलग चेंज हो रहा है फोर्स। वो पूछ रहा है कि हर एक टाइम में इम्पल्स कितना है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ये डॉट बना लिया मैंने यहाँ पे मेरे पास में टाइम इज इक्वल टू है 1.2 सेकेंड, 2 भी नहीं कर लेते अपन, 1.1 सेकेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया, 0.1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से छोटा है। तो ये अपने को टाइम मिल गया बहुत ही कम। एंड उस टाइम पे फोर्स कितना है, तो फोर्स यहाँ पे देखो ये इधर, तो ये F1 माइनस का F2, तो यहाँ पे मेरे पास में फोर्स क्या हो जाएगा। अब एवरेज फोर्स ऐसे ही निकालेंगे, एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1, ये मेरे पास में फोर्स हो जाएगा। तो मैं इम्पल्स निकालने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, F2 माइनस F1 इंटू टाइम। और अगर मेरे को टाइमिंग मतलब यहाँ से यहाँ नहीं दे रखा, तो मैं क्या करूँगा, उस टाइम पे मेरे को एवरेज फोर्स निकालना है। एवरेज फोर्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ FT ग्राफ अपॉन टोटल टाइम। अब बोलो कि इस
तरीके के शेप का एरिया कैसे निकालेंगे, तो आपको वो चीज़ क्या है इंटीग्रेशन में मैंने सिखाया है। अगर आपको यहाँ पे टाइमिंग नहीं दे रखा है तो वो इस कर्व का आपको क्या देगा, इक्वेशन देगा, एंड इस कर्व का इक्वेशन देगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम आपको दिया हुआ ही होएगा, तो आप लिमिट रख के उसका एरिया क्या है फाइंड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का पूरा वैल्यू आएगा। एंड टोटल टाइम मतलब 1 to 4 अपने पास में उसका टोटल टाइम कितना हो जाएगा 4 सेकेंड, तो आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो वही चीज़ है जैसे अपन ने 10 पेन खरीदे हैं 20 रुपये में, तो अपने पास में उसका एक पेन का कितना आएगा 10/20। तो सेम टू सेम पूरा एरिया है और पूरे एरिया में कितना टाइम लग रहा है तो अपन चेक कर लेंगे ये। तो ये मेरे को एवरेज फोर्स मतलब एक बहुत ही माइन्यूट टाइम के लिए अपने पास में कितना फोर्स लग रहा है वो मेरे पास में क्या निकल जाएगा, एवरेज फोर्स निकल जाएगा। फिर एवरेज फोर्स को मैं क्या कर दूंगा, टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास में क्या निकल जाएगा, इम्पल्स निकल जाएगा। तो ये इसका मेन फार्मूला है कि इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अब इसके अंदर क्या चीज़ आता है कि सिंस अपने को पता है एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी अपॉन डी टी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी पी अपॉन डी टी को अपन ने क्या लिखा था, एम बी माइनस एम यू अपॉन में टी लिखा था। अपन ने इस चीज़ को ऐसे लिखा था। तो अपने पास में इम्पल्स देयरफॉर इम्पल्स इज इक्वल टू क्या है, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का फॉर्मूला अपने पास में आया एम बी माइनस एम यू अपॉन टी इंटू टी। तो मेरे पास में ये क्या बन गया, एम बी माइनस एम यू, ये मेरे पास में क्या हो गया, इम्पल्स हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी या डी पी। तो इम्पल्स मेरे किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा पी के बराबर हो जाता है। ये चीज़ याद रखना है। जैसे मोमेंटम था अपने पास में, तो मोमेंटम भी यही का यही चीज़ ही था, एम वी माइनस एम यू। अगर चेंज इन मोमेंटम निकालूँ तो ये चेंज इन मोमेंटम और ये चेंज इन मोमेंटम सेम ही आ रहा, तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो अपने को ये याद रखना है, इसीलिए इम्पल्स को मैंने क्या लिख दिया, चेंज इन मोमेंटम। तो आपको एक ये याद रखना है, मतलब इसके साथ में याद रखो, एक आपको ये याद रखना है। तो इसी फार्मूले से क्या है, इम्पल्स के क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसकी क्या है, एप्लीकेशन के साथ में आपको याद रखने होते हैं। तो ये फार्मूला है और अभी आपको एप्लीकेशन बताते हैं। तो ये है कुछ एप्लीकेशंस। वैसे नॉर्मली अपने को पता होता है, लेकिन अपने को वो चीज़ नहीं पता है कि इसका इफ़ेक्ट किस तरीके से ज़्यादा होता है या किस तरीके से कम होता है। तो सबसे पहला है क्रिकेटर वाला। तो जैसे ही क्रिकेटर के हाथ में बॉल आता है तो वो अपने हाथ को क्या लेके जाता है, पीछे लेके जाता है। पीछे लेके जाने का मतलब ही क्या होता है कि वो एक तरीके से बॉल को इसको उसके हाथ के ऊपर इम्पल्स लगाने से वो क्या कर रहा है, रोक रहा है। अगर ज़्यादा इम्पल्स लग जाता है तो उसका हाथ इंजर हो सकता है, उसके हाथ को लग सकता है। तो वो क्या करता है, जैसे जैसे पीछे लेके जा रहा है हाथ को, मतलब वो बॉल को रुकने का टाइम क्या दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है। यहाँ से करके करके अपन वो पीछे लेके जाते हैं। हर बार अपन ने खुद ने देखा, अपन खुद भी करते हैं, लेकिन अपन उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते। तो वो क्रिकेट की बॉल को क्या है, रोकने के लिए वो क्या करता है, हाथ को पीछे लेके जा रहा है। मतलब अपन मेन इसके अंदर इम्पल्स को कम करने का तरीका क्या है, जस्ट इंक्रीज टाइम टू स्टॉप। किसी भी चीज़ को, अब ज़रूरी नहीं है कि बॉल ही हो, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, अगर टाइम बढ़ा दें तो वो इम्पल्स का इफ़ेक्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो चीज़ अपने पास में जैसे ही इंक्रीज़ करेंगे टाइम, तो अपने पास में फोर्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये मैंने वो ऐसे लिखा है, टाइम लेस है, तो इसका उल्टा भी आप देख सकते हो कि अगर टाइम क्या हो जाए, मोर हो जाए, तो फोर्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो अपने को ये अगर टाइम बढ़ा दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे अब ये मैंने लिखा है जंपिंग ऑन अ सैंड। अब ये सैंड की जगह अपन 3 केस लेते हैं। सबसे पहला अपन लेते हैं ऑन द रोड, फर्स्ट फ्लोर से अपन कूद मत लेना, ठीक है। और एक बार ही अपन सैंड पर कूदे और एक बार ही अपन वाटर में कूदे, ठीक है। तो सब में फ़र्क है। अगर रोड पे कूदेंगे तो अपने टांगों को क्या है, ज़्यादा एक फोर्स अपने को मिलेगा। सैंड पे कूदेंगे तो थोड़ा सा अपन धसेंगे, और पानी में कूदेंगे तो अपने को पता है अपन थोड़ा सा नीचे जाएंगे, लेकिन अपने को झटका बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो फ़र्क क्या है, हर एक बार इसमें फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये एरो का मतलब क्या है, ऊपर वाला मतलब बहुत ज़्यादा है। इसमें थोड़ा सा लेस है और इसमें बहुत ज़्यादा ही कम है।
तो फोर्स ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रुकने में अपने को कितना टाइम लगेगा, जैसे ही धड़ाम से गिरे उसी टाइम हाथों हाथ क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। सैंड पे गिरेंगे तो जितना धंसने में टाइम लगा तब रुकेंगे, यहाँ पे रुकने में क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम लगेगा मतलब वो इम्पल्स अपने पास में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अपन वह क्या चाहते हैं वही चाहते हैं। तो ये ही क्या है, एप्लीकेशन है इम्पल्स का। तो अपने को उसी हिसाब से क्या करना है, याद रखना है इस चीज़ को कि इम्पल्स कैसे काम करता है। जैसे शॉक ऑब्जर्वर, तो अपन ने ट्रक के पीछे अपन ने देखा होगा एक बहुत बड़ा सा स्प्रिंग लगा रहता है, बहुत ढीला भी होता है, लेकिन स्प्रिंग लगा होता है जो आगे के ड्राइवर और पीछे के ट्रॉले से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। अब ये स्प्रिंग जो होता है ये शॉक ऑब्जर्वर होता है। अब ये बीच में लगा हुआ है, जैसे ट्रेन में आपने देखा होगा, तो ट्रेन में डब्बे के नीचे ऐसा लगा होता है। तो शॉक ऑब्जर्वर मतलब क्या है कि अगर मान लो सडनली ब्रेक लगा दिया जाए तो ये स्प्रिंग क्या है, पहले से वो कम होती है और फिर उसके बाद में क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसको आपने गाड़ियों में भी देखा होगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, शॉकर्स बोलते हैं। तो ये शॉकर एक तरीके से क्या करते हैं, जो अपने को झटका लगने वाला है उसको ये क्या करते हैं, कम करते हैं। जैसे नाली आई, अगर मान लो आपके शॉकर ख़राब है तो आपको झटका ज़्यादा लग जाता है ना, अगर मान लो शॉकर अच्छे हैं तो आपको झटका नहीं लगता है। यही चीज़ है, अगर आप बाइक पे जाओ तो आपको उस नाली से, मतलब आप 40 की स्पीड से जाओ बाइक पर तो आपको लग जाएगा कि कैसा झटका लगा। फिर वही का वही आप 40 की स्पीड से कार में जाओ तो भी आपको पता चल जाएगा। तो दोनों में शॉक ऑब्जर्वर अलग अलग होते हैं। बाइक में वीक होते हैं, इसमें मतलब कार में स्ट्रांग होते हैं, तो अपने को वो झटका भी क्या है उसी हिसाब से मिलेगा। तो ये चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा काम का है। और ट्रेन की बॉगीज़ में भी आपने देख ही रखा है, जैसे मैंने बताया बीच में भी है, तो अगर मान लो प्रेशर लगता भी है तो अपन थोड़े से आगे जाते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे ही ब्रेक लगा सरसराते अपन निकल ली, वैसा वाला केस नहीं होता है। तो ये सारे के सारे किसके होते हैं, शॉक ऑब्जर्वर के काम होते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशंस आपको याद रखनी है, बाय द नॉलेज याद रखनी है। एग्ज़ाम में बहुत कम देखने को मिली है, लेकिन फिर भी कभी आ जाए तो आपको वो चीज़ याद रखना है। तो इसी के साथ में अपने को ये पता चल गया कि इम्पल्स इज इक्वल टू अपने पास में क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, या फिर डेल्टा पी, या फिर अपन कर सकते हैं एम वी माइनस एम यू। तो अपने पास में इसका यूनिट क्या हो जाता है, ये इसी से ही कर लेते हैं। तो मास मतलब केजी और यू वी मतलब मीटर पर सेकंड। तो अपने पास में इसका डायमेंशन अपने पास में हो जाएगा एम एल डी माइनस 1। ऐसा का ऐसा डायमेंशन आपने कहीं और भी दे रखा है, वो मोमेंटम का था, और इसका भी तो सेम नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लो कि अगर मान लो ये दीवार है, इस दीवार पे ये आ रहा है, तो मास इज इक्वल टू 0.5 kg मतलब 500 ग्राम का है। ये इस वेलोसिटी से मतलब 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और वापस यहाँ से निकल गया 7 मीटर पर सेकंड से। तो भाई साहब ने पूछा है फोर्स कितना लगा। तो सबसे पहले फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टाइम तो अपने को दे नहीं रखा क्योंकि एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी होएगा, तो टाइम दे नहीं रखा तो वो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो अपने को क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या है, टाइम दे रखा है। तो अपने को कॉन्टैक्ट टाइम अपन ने दे रखा है 0.2 सेकेंड का। ठीक है, तो अपन इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन में अपने पास में एक लीनियर वाला हो तो अपन ज़्यादा समझ पाते हैं। अदरवाइजली अब जैसे ये वाला है तो आप क्या करोगे, 10 माइनस 7 अपॉन 0.2 कर दोगे, जो आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होएगा, तो देखो, तो अपने को सबसे पहले मेन चीज़ क्या चाहिए, चेंज इन मोमेंटम। तो अपन निकालते हैं डेल्टा पी इज इक्वल टू एम बी माइनस एम यू। मास अपन कॉमन ले लेते हैं 0.5। फाइनल वेलोसिटी अपने पास में क्या है 7 और इनिशियल वेलोसिटी 10। तो देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो अपने को एक को क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। तो 10 + 7 क्या हो जाएगा, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8.5 ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास में आ गया। एंड अब मैं फोर्स निकालूंगा, तो फोर्स इज इक्वल टू मेरे पास में डेल्टा पी अपॉन टी, ये यहीं से ही अपन निकाल रहे हैं, इम्पल्स अपॉन टाइम। तो मेरे पास में 8.5 अपॉन 0.2, तो ये अपने पास में आ जाएगा 42.5 न्यूटन। एंड अगर मान लो आप एक्सेलरेशन के हिसाब से करते हैं, तो एक्सेलरेशन के हिसाब से आप क्या करते हैं कि ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फाइनल मेरे पास में 7 है, इनिशियल मेरे पास में 10 है, और आप इसको लगते हैं 0.2। तो ये होता है -3/0.2
ये आ जाता आपके पास में -15 आता और मास से मल्टीप्लाई करते तो 15 5 75 मतलब 7.5 आता, जो अपने पास में बहुत ज़्यादा कम है। क्यों? क्योंकि मेन चीज़ आपने यहीं पे गलती कर दी, क्योंकि दोनों वेलोसिटीज़ क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक को प्लस लेना पड़ेगा, दूसरे को माइनस लेना पड़ेगा। तो इसी से ही क्वेश्चन करोगे तो सही रहेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना फिर करना तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड टू अपने मोमेंटम इम्पल्स, उसी से रिलेटेड है, एंड अपने को वो चीज़ देखना है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से उसको करना होता है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ 10 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम 5 kg गन विद स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी विद विच द गन मूव्ड बैक। मतलब ये अपने को पता चल रहा है ये रिकॉइल वेलोसिटी वाला हो गया। तो रिकॉइल वेलोसिटी का अपने पास में फॉर्मूला था क्या, अगर मेरे पास में वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है, वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है तो माइनस में अपने पास में आएगा, जहाँ पे अपने पास में फॉर्मूला था मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन। फॉर्मूला चेक कर सकते हो, यही फॉर्मूला है। अपने को डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, नॉर्मल तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो ये तो इनिशियली क्यों, क्योंकि इनिशियली ना तो गन चली ना बुलेट चली, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा और इसमें वैल्यू स्पुट करके आप एक को बुलेट मान लो, एक को गन मान लो, वापस यही चीज़ याद आएगा। तो मैंने स्टेप्स को बचाया है, फार्मूला डायरेक्ट याद रखा है। तो अपन फार्मूला में पुट करते हैं, तो मास ऑफ बुलेट है 10 ग्राम। तो 10 ग्राम अपन नहीं लिख सकते, बाय द सेकंड चैप्टर मैंने बताया था ग्राम इज़ नॉट आवर यूनिट, अपने पास में किलोग्राम में इसको बदलना पड़ेगा। तो 10 × 10⁻³ पहले बता चुका हूँ। छोटी से बड़ी यूनिट पे जाते हैं तो डिवाइड करना है, बड़ी से छोटी यूनिट में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है। अभी अपन छोटी से बड़ी यूनिट पे जा रहे हैं तो डिवाइड करना है। तो एक तरीके से डिवाइड कितने में, क्योंकि ग्राम और केजी के बीच का रिलेशन होता है 1000 का, एंड मैंने 1000 से इसको क्या किया है, डिवाइड ही किया है। जैसे इसको ये 1000 से डिवाइड, अब ये 10⁻³ है, ऊपर घूम के 10⁻³ बन जाएगा, इसीलिए मैंने इसको साथ में ही लिख दिया था। कोई नहीं, बाद में अपन चेंज कर देंगे। फिर वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये रही 400 मीटर पर सेकेंड, तो सेम यूनिट में ही है, कोई चेंज नहीं करना। मास ऑफ गन, तो मास ऑफ गन अपने को 5 kg दे रखा है, तो इसको भी चेंज नहीं करना क्योंकि kg इज़ आवर यूनिट। तो देख लेते ये 1 2 3, ये 1 2 3, तो ये गया अपने पास में, क्या बच गया -4/5 वेलोसिटी ऑफ गन। तो वेलोसिटी ऑफ गन मेरे पास में कितना आ गया, -0.8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि माइनस इंडिकेट्स दैट वेलोसिटी ऑफ गन या फिर मोशन ऑफ द गन इज़ अपोजिट टू द बुलेट। तो इतने में आपके पास में काम क्या है, हो जाएगा, एंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बड़ा इजी था, बाय द फॉर्मूला हो गया। आगे चलते हैं, थोड़े से टेढ़े क्वेश्चंस। तो मशीन गन हैज़ मास 10 kg, फायर्स 30 ग्राम बुलेट एंड 6 बुलेट पर सेकेंड। एक सेकंड में कितनी बुलेट छोड़ता है, 6 बुलेट छोड़ता है, और उसकी स्पीड भी अगर 400 मीटर पर सेकेंड। वो बोला व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू कीप इट इन पोजीशन। मशीन गन जैसे अपने को पता है गन पीछे जाएगा, वो बोल रहा है कि पीछे नहीं जाना चाहिए, तो कितना फोर्स लगा है। तो सबसे पहले फोर्स के लिए वही है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगेन मैंने बोला था एक्सेलरेशन में आप गलती कर जाओगे, इसलिए अपन क्या निकालते हैं, इम्पल्स निकालते हैं। तो इम्पल्स निकालने के लिए अपने को निकालना पहले चेंज इन मोमेंटम। तो सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियली तो ना तो गन चली ना बुलेट चली, तो ज़ीरो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था यही वाला इनिशियल मोमेंटम। फाइनली में अपन चले जाते हैं, तो फाइनल मोमेंटम मेरे पास में क्या हो जाएगा, mv, मतलब जो भी वेलोसिटी उसके पास में है माइनस का 0। क्यों? क्योंकि इनिशियली अपने को गन को वैसे वापस कैसे रखना है, 0 ही रखना है, गन को हिलाना ही नहीं, तो अपन वैसा का वैसा ही रखेंगे। एंड अपने पास में कितनी बुलेट्स है, 6 बुलेट्स है। तो 6 बुलेट्स के पास में मोमेंटम कितना हो जाएगा अपने पास में, 6mv, 6 हो जाएगा। तो अपने पास में चेंज इन मोमेंटम अपने पास में क्या हो जाएगा, इनिशियली फाइनली मेरे पास में 6mv है, इनिशियली मेरे पास में 0 है, तो 6mv का 6mv रह जाएगा। रेट ऑफ चेंज मेरे पास में क्या हो जाएगा,
रेट ऑफ चेंज बोले तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम अपने पास में है 6 mv एंड हर सेकंड का ही अपन ने निकाला क्योंकि 6 बुलेट 1 सेकंड में फेंक रहा है, तो टाइम भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 mv। एंड अपने को पता है रेट ऑफ चेंज अपने किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज विच इज इक्वल टू 6 mv। 6 इंटू मास अपने पुट करो। मास ये किसका आएगा अपने पास में, देखो यहाँ पे अपने पास में मास 10 kg भी दे रखा है और 30 ग्राम भी दे रखा है। तो अपन ने ये मास किसका लिया है, बुलेट का लिया है, तो मैं यहाँ पे बुलेट का लिखूँगा। तो 30 ग्राम, 30 ग्राम मतलब 30/1000 एंड वेलोसिटी भी बुलेट की मतलब 400। सॉल्व करते हैं ना एंड अपने पास में आंसर आ जाएगा 1 2 3। तो 6 इंटू 4 इंटू 3, तो अपने पास में ये हो जाएगा 4 3 = 12, 12 6 = 72। तो 72 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो वो गन पीछे नहीं जाएगी, अपनी पोजीशन में ही पड़ी रहेगी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चीज़ को ध्यान से समझना है एंड क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो बोल रहा है मशीन गन फायर करता है 50 ग्राम का बुलेट विद द स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। एक 60 kg का टाइगर आता है और उसके ऊपर कूद जाता है, जंप करता है, उसकी स्पीड भी दे रखी 10 मीटर पर सेकेंड। वो बोल रहा है कि उसने गोलियां चलाई और कितनी गोलियां वो चलाए कि टाइगर क्या हो जाए, रुक जाए। अब देखो यहाँ पे मशीन गन का मैच दिया हुआ ही नहीं है, अपने को सिर्फ बुलेट का दे रखा है। अपन तो हर बार मशीन गन का भी दिया हुआ होता है, बुलेट का भी दिया, लेकिन कंडीशन यहाँ पे अब क्या तीसरी चीज़ आ चुकी है। तीसरी चीज़ कौन है, टाइगर। अब टाइगर जंप कर रहा है तो अपन वापस मार भी क्या रहे हैं, बुलेट मार रहे हैं। तो कंडीशन टाइगर को बुलेट से कंपेयर करना और किसी से कंपेयर नहीं करना। मशीन गन कहाँ जा रही है अपने को कोई फ़र्क नहीं है। तो टाइगर आया, मैंने बुलेट मारी, तो टाइगर अपने एक मोमेंटम से मेरे ऊपर कूदेगा, मैं उसी मोमेंटम से बुलेट चलाऊंगा। दोनों का अगर मैच हो गया तो टाइगर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर मैच नहीं हुआ तो टाइगर अपने ऊपर आ जाएगा। तो अपने को इन शॉर्ट क्या करना है, दोनों का मोमेंटम ही देखना है। तो मोमेंटम ऑफ टाइगर इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। अगर दोनों का बराबर होएगा तो अपन पता कर सकते हैं, अगर दोनों का बराबर नहीं हुआ तो अपन पता नहीं कर सकते। तो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, और यहाँ पे बुलेट्स है, एक नहीं है बहुत सारी है, क्योंकि उसने बोला हाउ मेनी बुलेट्स, तो अपन n दे देते हैं। n इज़ द नंबर ऑफ बुलेट्स, कितनी होएगी। t टाइगर के लिए, b बुलेट्स के लिए। पुट करो मास ऑफ टाइगर, मास ऑफ टाइगर है अपने पास में 60 kg का, वेलोसिटी ऑफ टाइगर है 10। अब यहाँ पे मास ऑफ बुलेट है 50 ग्राम, तो 50/1000। याद रखना ग्राम को इनको चेंज करना मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। वेलोसिटी अपने पास में दे रखी है 150 और n अपने को नहीं पता, तो ये 1 2 1 2 गया, ठीक है। अब बाकियों को इधर भेज देते, तो 60 × 10 × 10 अपॉन में 5 × 15 इज इक्वल टू n। तो ये से ये गया 4 और ये से ये गया 2, 4 2 10, अपने पास हो जाएगा 80। मतलब 80 बुलेट्स मारेगा तो वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब बोला कि 80 बुलेट एक ही बार में तो हो जाता है। अपने को क्वेश्चन देखना, अपने को ये नहीं देखना है कि ऐसी बुलेट चलाई या नहीं चलाई, बस क्वेश्चन को देखना है, उसको समझना है और क्वेश्चन हो जाना चाहिए। प्रैक्टिकली इन चीज़ों में नहीं जाना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बड़े ही अलग अलग तरीके से, अलग अलग थिंकिंग से बनाते हैं। उनको सिर्फ मतलब है उनके आंसर से कि आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हो। तो ज़्यादा नहीं सोचना, क्वेश्चन का तरीका समझने का, कॉन्सेप्ट समझने का और आंसर निकालने का।